हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट है घटना चक्र के, सभी अपन करेंगे। आज अपन जो करने वाले हैं भौतिकी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? क्या ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है किससे संबंधित है, बताइएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो संबंधित है दोस्तों आपका किससे रिलेटेड दोस्तों, रिलेटेड है ऊर्जा के संरक्षण नियम से। किससे संबंधित है? संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि एक ऊष्माक्षेपी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, बताइएगा। सभी को राइट आंसर बताना है। तो जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। क्या दोस्तों? वो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा आपका क्या होती है दोस्तों, विमोचित होती है। ए नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों से बनता है कमेंट में आंसर करते रहें। क्या करेंगे? कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, काले वस्त्रों के मुकाबले जो है श्वेत वस्त्र क्यों शीतल होते हैं। देखिएगा बता दें आपको। ठंडी में जो है, किसमें दोस्तों, ठंडी में जो है काले वस्त्र पहनने चाहिए और गर्मी में श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कारण इसका? इसका कारण क्या है कि जो है ठंडी में काले वस्त्र, क्योंकि काले वस्त्र क्या है, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, गर्मी आएगी शरीर में। और क्या है, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ऊष्मा को विकृत करते हैं, इसलिए गर्मी में पहनने चाहिए। हमसे यहाँ पूछा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। कौन करते हैं? श्वेत वस्त्र क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा चालक है, बताइएगा। खराब जो है ऊष्मा का चालक कौन है? एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी, बताइएगा। सबसे खराब ऊष्मा का परिचालक, सभी को आंसर पता होना चाहिए। सीसा दोस्तों। क्या? सीसा है। क्या दोस्तों राइट आंसर? सीसा हो जाएगा। सीसा क्या क्या सूत्र दोस्तों? पीबी। क्या बोलते हैं? पीबी। प्लेटिनम, इसको बोलते हैं सीसा। किसको बोलते हैं? लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र के, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए ये, और यूपीएसआई के लिए। जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिएगा ध्यान से करते जाइएगा आंसर, जिनसे भी बनता है वो आंसर करते जाएंगे। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? चलिए बताना है आपको कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताइए दोस्तों कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो बता दें आपको दोस्तों, पृथ्वी जो है दोस्तों ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। क्या दोस्तों? ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णिका विकिरण। क्या? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, बताइएगा। जब उच्चतम, क्या दोस्तों ये पूछा है कि जब उच्चतम अवस्था में पहुंच जाती है तब क्या होता है। क्या? उच्चतम अवस्था में जब पहुंचती है दोस्तों तो तापमान क्या हो जाता है, बताइएगा। तो तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्या? तरंग। क्या हो जाता है? तरंग। जब तापमान बढ़ता है तो जो तरंग है दोस्तों वो घट जाता है। बी राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, बताइएगा। जो जैसे दो निकाय हैं, क्या दोस्तों, ए बी अगर दो निकाय हैं, अगर मान लिया पर ए और बी दो निकाय हैं, तो इसके बीच ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा है वो किस पर निर्भर करती है। चलिए बताइएगा, ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा है किस पर निर्भर करती है। तो आपको हम बता दें, ये निर्भर करती है दोस्तों उनके, क्या दोस्तों, उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। सी राइट आंसर क्या होगा?
सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जितने लोग सी कर रहे हैं आंसर सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और जितने भी दोस्त चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और घटना चक्र के जितने भी घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, है ना। चलिए आंसर करते रहिए। प्लांक नीतांक की यूनिट बताइए। क्या बताना है आपको? प्लांक नीतांक की यूनिट बताना है। चलिए बताइएगा, सभी लोग बताएंगे प्लांक नीतांक की यूनिट क्या हो जाएगा। तो यह दोस्तों जूल सेकेंड। क्या होगा इसकी यूनिट? प्लांक नीतांक की जो यूनिट है दोस्तों जूल सेकेंड हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है, प्लांक के आचार्य में किसकी बीमार होती है? क्या पूछा दोस्तों? आपसे क्वेश्चन है तो पूछा है प्लांक के आचार्य में किसकी बीमा होती है? चलिए बताइए, रैखिक गति की, कोणीय गति की, बल या ऊर्जा की, किसकी बीमा होती है? किसमें? प्लांक में। चलिए आंसर करेंगे सभी दोस्त जितने भी साथी हमारे साथ हैं, बताइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोणीय गति होगा। क्या होगा? कोणीय गति हो जाएगा। और सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अभी फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद रसायन के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन कराए जाएंगे। और सभी पेपर के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, देखिए कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? क्या बताना है आपको? आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जूल, न्यूटन, कैलोरी या केल्विन? चलिए बताइएगा। हाँ सभी को बताना है क्या हो जाएगा मात्रक। देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा है। क्या पूछा है? ऊष्मा का एसआई। न्यूटन की बात की जाए तो बल का एसआई मात्रक है। कैलोरी किसका मात्रक है दोस्तों बताइए? और केल्विन, केल्विन तो तापमान का है। कैलोरी क्या है? शारीरिक ऊर्जा का है। जो जूल है दोस्तों ये ऊष्मा का मात्रक है। क्या? ऊष्मा का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो आपको बताना है जूल। क्या है ऊष्मा का एसआई मात्रक? जूल है। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और एक बार शेयर कर देंगे सभी दोस्तों को ताकि पढ़ने वाले जितने भी दोस्त हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? क्या बताना है? जो एक श्वेत होती है वाइट सतह, क्या एक श्वेत सतह है बताइएगा, और जो चिकनी भी हो, क्या श्वेत भी हो और चिकनी हो, वो कैसी होगी बताइए। हाँ आंसर करने के लिए टाइम दिया जा रहा है आपको। आंसर कीजिएगा कि एक श्वेत सतह है और चिकनी सतह है कैसी होती है। चलिए बता दीजिए सभी, आंसर बताइएगा। बताइए दोस्तों, एक श्वेत सतह और चिकनी सतह कैसी होती है? हाँ आंसर करेंगे सभी दोस्त। तो चलिए बता देते हैं आंसर दोस्तों। ये होती दोस्तों ताप की खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक। क्या दोस्तों? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। बी इसका राइट होगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिएगा। देखिए एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है बताइएगा। दो धातुओं का सोल्डरन जो है किसके कारण संभव है बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में आ चुका है, 2015 में क्वेश्चन आया था। बताइए तो ये संभव दोस्तों असंजक बल के कारण। किसके कारण संभव है? तो ये संभव हो पाया है असंजक बल के कारण संभव हो पाया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई गई है बताइएगा। कौन सी कसौटी अपनाई गई है किसके लिए? पाचन सामग्री के रूप में। चलिए बताइए। तो ये जो अपनाई गई थी दोस्तों अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण। किस कारण? अधिक विशिष्ट ऊष्मा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग आंसर करते रहे जिनसे भी आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, कारण बताइए। क्या होता है जब ठंडी होती है? क्या होती है? भीषण सर्दी या ठंडी, है ना। ठंड के देशों में क्या होती है, जो पानी की पाइप होती है वो फट जाती है, इसका कारण बताना है। चलिए सभी दोस्त बताएंगे क्यों फट जाती है पाइप। चलिए टाइम दिया जा रहा है आंसर करने के लिए। आंसर बताइएगा।
बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जो है जमने पर फैल जाती है। देखो पाइपों में पानी भरी रहती है, लेकिन जब ठंडी में पानी जमती है तो पानी का जो वो होता है दोस्तों, आयतन होता है, वो बढ़ जाता है, इसलिए फट जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, क्योंकि जमने पर पानी जो है फैलता है। क्या होता है? फैलता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? क्या दोस्तों? ताजे पानी का हिमांक बिंदु बताइए, बताइए ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री पानी का हिमांक बिंदु। चलिए तो आंसर बता दोस्तों, पानी का हिमांक बिंदु अगर बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्या आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वथनांक अगर पूछता है आपसे तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए पानी का हिमांक आप बता दिए 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही चीज़ अगर पूछता आपसे केल्विन में, पानी का हिमांक केल्विन में, तो आपको बताना था 273 के। पानी का हिमांक कितना होता है केल्विन में? 273 के होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? बताइए, क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जम जाता है। 32 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 48 या 37। अब किसमें बताना है? यहाँ पर दिया है दोस्तों फ़ारेनहाइट में। मतलब शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, मतलब जल का हिमांक बताना है। किसमें? फ़ारेनहाइट में बताना है। तो बता दें दोस्तों, फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक अगर पूछता है तो 32 फ़ारेनहाइट हिमांक होता है जल का, और 212 होता है क्वथनांक। क्या? 32 फ़ारेनहाइट जल का क्या होता है? हिमांक फ़ारेनहाइट में, और क्वथनांक जो होता है 212 होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 फ़ारेनहाइट। ए नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी है गर्म होता है क्योंकि? बताइएगा क्यों गर्म होता है? किसमें? शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी है क्यों गर्म होता है? चलिए बताइए। हाँ, सभी को राइट आंसर बताना है। तो बता दें दोस्तों, गर्म होने का जो कारण है, पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। क्या? पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों? इसलिए गर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से करते जाइए आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है लेकिन नीचे का पानी छोड़कर। बताइएगा। देखिए जो शीतकाल में होता है, जो झील होता है जम जाती है। देखिए झील के जो ऊपरी सतह है उसका पानी जम जाता है, लेकिन नीचे का पानी नहीं जमता है। बताइएगा किस तापमान पर यह संभव है? क्या? किस तापमान पर यह घटना होती है? तो बता दोस्तों, बताइए। नीचे का पानी छोड़कर। बताइए राइट आंसर। तो होता है दोस्तों कि 0 डिग्री ताप पर। ये किस पर होती है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिए झील के ऊपरी सतह का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, लेकिन नीचे वाली सतह का तापमान 0 डिग्री नहीं हो पाता, इसलिए नीचे का पानी नहीं जमता है और ऊपर का पानी जम जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? बताइए, बताइए। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का, किसका यूनिट है किलोवाट घंटा? चलिए बता दीजिए सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए शक्ति का यूनिट तो वाट है, बल का यूनिट है न्यूटन। अब हमसे पूछा किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। तो बता दोस्तों, ये जो यूनिट है किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का यूनिट है। किसका यूनिट है? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का यूनिट है। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। क्या? वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। बताइएगा, पाठ्यांक का नाम आपको बताना है। दोनों पर वही होता है। क्या? दोनों पर वही होता है। चलिए आंसर बताइएगा, कौन सा तापमान? तो वह दोस्तों आपका -40 डिग्री। क्या? -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। किस पर होता है?
-40 डिग्री पर, चाहे आप -40 फ़ारेनहाइट का हो चाहे -40 सेल्सियस का हो, दोनों का मान सेम होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऊष्मीय मान को किसमें निरूपित करते हैं? क्या ऊष्मीय मान को किसमें निरूपित करते हैं आपको बताना है। चलिए बताइए आंसर। सभी को आंसर बताना है। ऊष्मीय मान को किसमें निरूपित करते हैं? तो ये निरूपित करते हैं दोस्तों किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या? किलो जूल प्रति किलोग्राम में निरूपित करते हैं। बी जिसका राइट होगा। क्या राइट होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत या अनुपात? चलिए जिनसे भी आंसर आता है कमेंट में आंसर करना है। क्या? कमेंट में आपको आंसर बताना है जिन लोगों से आता है। तो बता दें आपेक्षिक आर्द्रता जो हम व्यक्त करते हैं वो परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। किसमें करते हैं? परसेंटेज में, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। और बता दें आपको आपेक्षिक आर्द्रता का कोई भी बीमा या मात्रक नहीं है। क्या? आपेक्षिक आर्द्रता का कोई भी बीमा या मात्रक नहीं है। 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 24 का सी नंबर इसका राइट होगा। क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। एक बार शेयर कर दें और जो पहली बार चैनल में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। क्या बताना है आपको? आपको बताना है न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालक, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म चुंबकीय प्रभाव? चलिए आंसर कर दीजिए सभी दोस्तों। हाँ सभी दोस्त आंसर करेंगे। न्यून तापमान पैदा करने के लिए तो यह जो किया था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म चुंबकीय। क्या? रुद्धोष्म चुंबकन का प्रयोग करते हैं। इसका डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? क्या दोस्तों शीतन की जो दर है किस पर निर्भर करती है? चलिए बताइएगा। शीतन की जो दर है किस पर निर्भर करती है यह आपको बताना है। तो यह दोस्तों शीतन की जो निर्भर करती है ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? ए। देखिए शीतन की जो दर है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान में अंतर। देखिए बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच का जो तापमान है उसके अंतर पर देखिए अगर देखिए बर्तन का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो पानी जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो पानी की जो ठंडे होने की दर है, पानी के ठंडे होने की जो दर है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बर्तन का आयतन कम करते हो तो ठंडे होने की दर जो है वो घट जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति शीतलन किसी द्रव्य को निम्न शीतलन करना होता है। क्या? अति शीतलन जो है किसी द्रव्य को निम्न शीतन करना होता है। क्या करना होता है ये आपको बताना है। चलिए तो ये होता है दोस्तों हिमांक से नीचे पर। किस पर? हिमांक से नीचे पर। 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्म किसका यूनिट है? क्या दोस्तों थर्म किसका यूनिट है आपको बताना है। चलिए बताइएगा थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का या दूरी का? चलिए बताइएगा थर्म किसका यूनिट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यूनिट है दोस्तों आपका किसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों? ये यूनिट है दोस्तों थर्म, ऊष्मा का यूनिट है। किसका? ऊष्मा का। अगर हम बात कर लेते हैं दूरी, दूरी का यूनिट क्या दोस्तों? मीटर है। दूरी का यूनिट क्या है? मीटर है। शक्ति किसका यूनिट दोस्तों? शक्ति का यूनिट क्या है? शक्ति का है क्या बताइएगा? शक्ति का यूनिट है दोस्तों वाट है। क्या है? शक्ति का यूनिट वाट है। चलिए अगर प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश को सबसे पहले जो मापे थे रोमर नामक वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाती है? क्या? जल का जो क्वथनांक है ऊंचाई पर किस कारण से घट जाती है? चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, क्या जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते हो वायुमंडलीय दाब कम होती है। क्या होती है? वायुमंडलीय दाब
कम होती जाती है। यही कारण है कि क्वथनांक क्यों घट जाता है दोस्तों, तो क्वथनांक के घटने का जो कारण है निम्न वायुमंडलीय दाब, किसके कारण घट जाती है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करते रहे सभी लोग। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान निम्न में पानी को विस्थापित करती है, बताइएगा कैसे वो पानी को विस्थापित करती है। चलिए आंसर बताइएगा। तो जो पानी को विस्थापित करती है आयतन के हिसाब से, किस हिसाब से, आयतन के हिसाब से विस्थापित करती है। डी राइट होगा, क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व 1 किलोग्राम सीसी सेंटीग्रेड, यह बिल्कुल सही है, किसके बताइएगा, 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम पूछा है दोस्तों पानी का घनत्व, क्या पानी का घनत्व 1 ग्राम में। चलिए तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, किस पर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, मतलब ये पूछा है कि जल का घनत्व अधिकतम 1, तो बता दें हम आपको जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, बताइएगा, उबलता हुआ पानी से, एक गर्म पानी से, भाप से, पिघलती हुई प्याली बर्फ से, किसके दोस्तों, पिघलती हुई प्लावी बर्फ से, बताइएगा निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, क्या निम्नलिखित में से अधिक जो जलन है किससे पैदा होती है, तो ये होती दोस्तों किससे होती है, भाप से। क्यों भाप से सर्वाधिक जलन पैदा होती है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो है दोस्तों, क्या गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए सर्वाधिक जलन पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, तो ये भाप से, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, कैसे दोस्तों, क्षैतिज, किस प्रकार से गति, क्षैतिज गति, कैसे गति दोस्तों, क्षैतिज गति होती है किसमें, बताइएगा, तो ये होती दोस्तों अभिवहन में, किसमें, अभिवहन जो होता है ना ऊष्मा का, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्षैतिज गति होता है, किस क्या होता है, क्षैतिज गति होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनसे भी जितने लोग ए नंबर आंसर किए हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों, पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि भाप से जलना क्यों, मतलब भाप से ज़्यादा जलन क्यों होती है, क्योंकि भाप से ज़्यादा इसलिए जलन होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक है, क्या भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाप में गुप्त ताप होता है, क्या होता है दोस्तों, भाप में क्या होता है, गुप्त ताप होता है, क्या होता है भाप में, तो भाप में होता है गुप्त ताप होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, बताइएगा, क्या बताना है आपको, एक वास्तविक जो गैस है किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, वो कंडीशन बताना है, बताइए क्या बताना दोस्तों आपको, आदर्श गैस के लिए कौन सी कंडीशन होती है, किसके लिए बताना दोस्तों आपको बताना है आदर्श गैस के लिए कौन सी कंडीशन सूटेबल है। चलिए आंसर कर दीजिएगा, कौन सी कंडीशन में होती है, तो देखिएगा बता दें आपको, आदर्श गैस तभी माना जाएगा निम्न दाब और उच्च ताप पर, क्या निम्न दाब और उच्च ताप पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें संवहन होता है, क्या दोस्तों किसमें संवहन होता है, चलिए बताइए, बताना राइट आंसर आपको दोस्तों, किसमें संवहन होता है। चलिए 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है किसमें संवहन होता है। तो बता दो दोस्तों, जो संवहन होता है केवल द्रव और गैसों में, किसमें, केवल द्रव और गैसों में संवहन होता है। बी राइट होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, क्या निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का जो वाष्पन है अधिक तीव्रता से होता है, मिट्टी का तेल हो गया, जल, एल्कोहल या पेट्रोल, किसका वाष्पन। अब देखे होंगे कि
सबसे ज़्यादा जो क्या होता है दोस्तों, आप गांव वगैरह में देखो कि पेट्रोल, अगर पेट्रोल का बाटल आप खोल दिए तो तेज़ी से उड़ता है, और एल्कोहल का अगर बाटल खोल दिए तो 2 मिनट में पता नहीं चलेगा एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हम बता दें, सबसे तेज़ी से जो वाष्पन होता है वो होता है एल्कोहल का। किसका होता है, सबसे तेज़ी से जो वाष्पन होता है दोस्तों, एल्कोहल का वाष्पन होता है। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, मरकरी तापमापी, प्लेटिनम तापमापी, ताप वैद्युत, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए, किसके लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चलिए आंसर कर दीजिए। तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों ताप वैद्युत मापी, किसका, ताप वैद्युत मापी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, उच्च तापमान मापने के लिए। इसका सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर। देखिए ताप को अगर मापना है तो कई सारे पैमाने हैं। पहले तो सेल्सियस पैमाना हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रोमर पैमाना हो गया, 4-5 पैमाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत, मतलब जो पारा थर्मामीटर है उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। चलिए सभी लोग को आंसर करना है। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है क्या दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। बताइए पारा थर्मामीटर, क्या पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत होता है दोस्तों, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। क्या होता है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। अगर पारे की बात किया जाए, Hg, क्या, हाइड्रोजीनियम, इसका लैटिन नाम क्या है, पारा का सूत्र है Hg, हाइड्रोजीनियम। और पारा का परमाणु क्रमांक अगर पूछता है आपसे तो पारा का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा पारा का परमाणु क्रमांक, तो पारा का जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 80 है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापते हैं। क्या, कम से कम अगर तापमान आपको मापना है तो किससे मापोगे, एल्कोहल थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या निम्नतम पठन थर्मामीटर, बताइएगा। निम्नतम तापमान, क्या दोस्तों, निम्नतम तापमान जो है किससे मापा जाता है। चलिए सभी लोग को आंसर करना है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापते हैं। तो ये मापते दोस्तों, किसके द्वारा मापते दोस्तों, तो ये मापा जाता है आपका एल्कोहल थर्मामीटर। किसके द्वारा, निम्नतम जो तापमान मापते हैं एल्कोहल थर्मामीटर से मापते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में, नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए, फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, सभी विकल्प सही, बताइएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, क्या दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चलिए बताइएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो ये प्रयोग का दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी, किसके लिए, रॉकेट प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का जो प्रयोग है आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। द्रव्य घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमापी, पवन वेग मापी। चलिए आंसर बताइएगा कि निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये करते दोस्तों आर्द्रता मापी, किसका करते हैं, आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। अगर इंग्लिश में बोले इसको हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे, आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। 20 का राइट होगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु की भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो यंत्र है धातु की भट्टियों के अंदर के तापमान को मापता है। पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, थर्मिस्टर। चलिए आंसर बताइएगा। तो चलिए बता दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धातु भट्टियों के जो अंदर का तापमान मापते हैं, क्या धातु भट्टियों के जो अंदर का तापमान मापते हैं उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए। क्या बताना आपको? जो तारे हैं, तारे कई कलर के होते हैं, है ना, तो उनका जो रंग है, अलग अलग जो रंग होता है, 7 रंग होता है, किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस, वायुमंडलीय दाब। चलिए बताइए। तो इसका बता दें राइट आंसर दोस्तों, तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग है वो तापमान पर, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तापमान पर निर्भर करता है। 45 नंबर का ए राइट होगा। क्या राइट होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछा आपसे कि गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? क्या गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? चलिए, ब्लू जोन कहते हैं, नॉन लुमिनस जोन कहते हैं, लुमिनस जोन कहते हैं, या डार्क जोन कहते हैं? चलिए बताइएगा। हाँ, राइट आंसर बताएंगे तो ये बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं। क्या? नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? देखिए, एक मोटा सा कपड़ा आप पहन लो, उसकी अपेक्षा पतले पतले 2 कपड़े पहन लो, तो क्या होता है, जब गर्म जैसे बाहर से जो वो आती है उष्मा, तो एक कमीज को तो पार कर जाती है किसी प्रकार से, लेकिन दूसरे कमीज को जब पार नहीं कर पाती तो उष्मा जो है बीच में ही रहती है, और जब बीच में ही रहती, दोनों कमीजों के बीच में उष्मा रहती है और वहाँ गर्मी उत्पन्न कर देती है ना, तो ये कारण है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। क्या? परत रोधी के रूप में काम करती है। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवाष्प में, किसमें? जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, अपेक्षित ऊष्मा? बताइएगा। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा। चलिए, सभी को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात किया तो होता है कि इसमें भाप में सबसे अधिक होती है, इसलिए बहुत जलन होती है। हमसे पूछा जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा, किसमें? जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है दोस्तों गुप्त ऊष्मा। क्या होती है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा होती है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो वाष्प होती है ना, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए तो बहुत जलन पैदा करती है। बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो कैसा? बताइएगा। सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वो किस प्रकार से होता है तो सबसे अधिक अवशोषण करता है? 49 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए, हम आपको बता देते हैं 2 टाइप के कंडीशन बनेंगे। अगर अवशोषण और प्रतिकर्षण 2 चीज़ें हैं, अगर जो है पृष्ठ जो है काला और खुरदुरा है तो सबसे अधिक अवशोषण करेगा। क्या? काला और खुरदुरा सबसे अधिक अवशोषण करेगा। अगर पृष्ठ सफ़ेद और चिकना है तो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। क्या है? सफ़ेद और चिकना है। लेकिन अवशोषण की अगर बात किया जाए तो काला अगर खुरदुरा है, क्या दोस्तों? काला खुरदुरा है तो सबसे अधिक अवशोषण करता है। सी राइट होगा। क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? बताइएगा। क्या बताना दोस्तों आपको बताना है तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? बताइएगा। क्यों प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका बता दे राइट आंसर जो हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करें तो इसका राइट आंसर होगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा के कारण। किसके कारण? इसकी विशिष्ट ऊष्मा के कारण ये होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर दोस्तों? सी नंबर इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा इसका क्या होता है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? धातु की चायदानियों में, क्या? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं? बताइएगा। बताइए, जो चाय वाली हैंडल होती है, क्या दोस्तों? जो चाय वाली हैंडल होती है वो लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं? चलिए, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। क्या करना है सभी को? सभी को राइट आंसर करना है। बताइए।
हाँ, लकड़ी के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं? आंसर बताइएगा। तो इसका जो कारण होता है, जो लकड़ी होता है ना, उसमें का कुचालक है। क्या दोस्तों? लकड़ी जो होता है उसमें का कुचालक होता है, तो जो हैंडल होता है हैंडल गर्म नहीं होता। क्या? जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार शेयर कर देना दोस्तों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताइएगा। बर्फ को, क्या दोस्तों क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। हम देखिएगा, आप देखोगे बर्फ को जब लाते हैं तो वो किस में पैक होता है? बुरादा में पैक होता है। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों पैक करते हैं? तो बता दें आपको, जिस प्रकार से लकड़ी जो है उसमें का कुचालक है, अब बुरादा किससे बनता है? तो बुरादा भी लकड़ी से बनता है। तो ये आप इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक करते हैं क्योंकि बुरादा जो होता है क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? उष्मा का कुचालक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बताइएगा। अगर हम दाब बढ़ाते हैं, क्या? प्रेशर। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक होगा क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है या परिवर्तित रहेगा? नो चेंजमेंट। चलिए बता दीजिए, अगर हम बर्फ का दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? क्या उसमें चेंजमेंट आएगा? देखिएगा, जितना आप दाब बढ़ाते जाओगे बर्फ का जो गलनांक है ना वो घटता जाएगा। क्या होगा? घटेगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ताप उत्क्रमण क्या होता है? बताइए, ताप उत्क्रमण क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे, ताप उत्क्रमण क्या होता है? आपको दिया गया 4 ऑप्शन। तो ये जो ताप उत्क्रमण होता है, धनात्मक ह्रास दर होता है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव हरासमेंट होता है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें हम, घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको करवाए जाएंगे। अभी फिजिक्स स्टार्ट है, फिजिक्स के बाद रसायन होगा, फिर बायो होगा, है ना? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और देखिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन अपन कराने वाले हैं प्रकाश, लाइट से संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। चलिए, तो प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? कहने का मतलब ये कि प्रकाश क्या दोस्तों, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। या तो वह विलंब की ओर झुक जाएगी या विलंब से दूर हटेगी। इसको क्या बोलते हैं इस घटना को? चलिए आंसर कर दीजिए। इस घटना को बोला जाता है, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अपवर्तन की घटना। क्या? प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन घटना। ए राइट आंसर होगा। क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए, जैसे मान लो ये एक माध्यम है, प्रकाश यहाँ से आ रही है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो प्रकाश जब आती है, तो अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको कराए जा रहे हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस आता है, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? क्या? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। किससे अपन जान जाएंगे? क्लियरिटी होती है। क्या? किस गुण से क्लियरिटी होती है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगी है? चलिए कर दीजिए इसका आंसर, सभी को करना है। तो बताओ दोस्तों, वो जो क्लियरिटी होती है ध्रुवीकरण से। किससे क्लियर होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है? ध्रुवीकरण से। किसके दोस्तों? ध्रुवीकरण से क्लियर हो जाता है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? चलिए आंसर बताइए, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? सभी को आंसर बताना है। तो जो देहली आवृत्ति होती है, आपको हम कंफर्म कर दें दोस्तों, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत ऊर्जा जो उत्सर्जन है संभव नहीं होता। क्या? जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन जो है संभव नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या? देहली आवृत्ति। क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर होगा। देखिए,
ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। क्या देखिए, एसएससी 2014 में क्वेश्चन आया है। अगला देखिएगा, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? चलिए आंसर कर दीजिएगा। सभी को आंसर करना है। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका होगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा होता है। क्या? विद्युत ऊर्जा होता है। अगर हम बात कर ले थोड़ी से प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन से। क्या? प्रकाश ऊर्जा जो बनता है सूर्य में, नाभिकीय संलयन से बनता है प्रकाश ऊर्जा। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करोगे, देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार के हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? गति और स्थिति, ये होती है यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो हमसे यहाँ पूछा है सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? क्या सबसे ज्यादा कौन सा रंग जो है विचलित होता है किससे गुजरने पर? बताइए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो सबसे ज्यादा विचलित होता है। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो बैगनी रंग है। क्या? सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो बैगनी रंग है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम विचलित कौन होता है? तो सबसे कम विचलित जो होता है लाल प्रकाश। क्या दोस्तों? सबसे कम विचलित होता है लाल प्रकाश, सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का अगर फोटोग्राफ लेते हैं तो किस पर निर्भर करेगा? तो यह निर्भर करेगा दोस्तों, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? पदार्थ की चमक पर। किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की चमक पर निर्भर करेगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? मतलब देखिएगा, रंगीन अक्षर पर अगर हम कांच रखें, मतलब कहीं पर लिखा है, क्या कहीं पर लिखा है रंगीन अक्षरों में, अगर उसके ऊपर हम कांच की पट्टी रखते हैं तो कौन सा अक्षर जो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा? क्या दिखेगा? थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। चलिए बताइए। तो एक चीज हम समझा दें आपको, जो लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो दोस्तों लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए थोड़ा क्या होता है, वो उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। देखिए सूर्योदय के बाद, और देखिए सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद शाम को क्या होता है, अगर सूर्य डूब जाता है तब भी हमको सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश का जो वो होता है तरंग दैर्ध्य वो सर्वाधिक होता है, इसलिए हम देख पाते हैं दूर से सूर्य को। ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इसका कारण बताइए, क्यों देती है दोस्तों? इसका कारण हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट कारण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम बता दें आपको, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? कौन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता? जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के बाहर पाया जाता है। क्या? परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी चीजें आपको जानना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग है। आपको सिंपल ये बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। चलिए जिनसे भी आता है आंसर करेंगे। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं अगर बात की जाए, लाल हरा नीला। क्या दोस्तों? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग होते हैं। कहाँ पर है लाल हरा नीला? तो ये है बी नंबर, ये लाल हरा नीला क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से, क्या दोस्तों? नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? बताइए। मतलब दो रंग का मिश्रण करना, किसका किसका मिश्रण करना है? दो रंग का मिश्रण करना दोस्तों आपको। कौन कौन सा रंग? एक तो है नीला रंग और एक तो है हरा रंग। अब दोनों को मिलाना है। क्या? नीला और हरा रंग को मिलाना है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? चलिए आंसर कीजिएगा।
नीला हरा को मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों सियान प्राप्त होता है। क्या, एक रंग का निर्माण होता है जिसको आप बोलते हैं सियान रंग। ए राइट होगा, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ल्यूमेन एकक है, एकक मतलब क्या होता है, मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी 2012 में क्वेश्चन आया था, पिछले बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो चलिए बता दें। ल्यूमेन जो दोस्तों आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक, किसका मात्रक है, ल्यूमेन जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक दोस्तों, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ए राइट आंसर हो जाएगा। और जिनसे भी आंसर बनता है वो कमेंट करते रहेंगे। इसको आप प्रैक्टिस सेट मानिए, क्या मानिए आप इसको, इस सेशन को आप प्रैक्टिस सेट माना करें, है ना। ये डेली चलेगा आपके लिए। और पूरी घटना चक्र आपको करवाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, राजनीति सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के कितने रंग का मिश्रण होता है, बताइए श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। मतलब आपने इंद्रधनुष देखी होगी, इंद्रधनुष में कितने रंग रहते हैं, 7 रंग रहते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इजी क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो आप ये ना मानिए कभी कि इजी क्वेश्चन है ना। तो सभी को ध्यान से पढ़ना है। 7 रंग, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। उसमें एक चीज और बता रहे हैं, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेगा जब भी, तो सबसे अधिक तरंग पूछेगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य तो आपको बताना है लाल, सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपको बताना है बैगनी। अब अगर पूछेगा कि कौन सबसे ज्यादा जो है विसरित होती है, क्या आवृत्ति पूछेगा, तो सर्वाधिक आवृत्ति होती है बैगनी का, सबसे कम होता है लाल का। तो ये चीजें याद रखना। देखिए सिग्नल लाल के, सिग्नल जो है लाल प्रकाश से क्यों बनते हैं, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए हम दूर से देख सकते हैं, इसलिए लाल के बनाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, बताइए बताइए। परमाणु घड़ी जो है निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। चलिए आंसर बताइएगा। तो ये होता है दोस्तों सीजियम। परमाणु घड़ी किसकी बनती है, सीजियम की बनती है परमाणु घड़ी। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी में थोड़ी थोड़ी चीज जान लें। सोडियम की अगर बात किया जाए तो सोडियम का क्या होता है प्रतीक, Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, परमाणु क्रमांक 12। एल्युमिनियम क्या होता है, Al, परमाणु क्रमांक कितना है, 13। तो आपको परमाणु क्रमांक भी जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना परमाणु क्रमांक पूछ देता है। जैसे पिछले बार ग्रुप डी में क्वेश्चन में हर एक सेट में 2 से 3 जो परमाणु थे उनका परमाणु क्रमांक पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, चलिए बताइए। उस लेंस को क्या कहता है जो किरणों को क्या है, किरणों को क्या करता है, एकत्रित कर लेता है, एक जगह समेट लेता है। चलिए उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। जो किरणों को एकत्रित करता है उसको बोलेंगे अभिसारी। समझ गया हो गया। और जो किरणों को फैला देता है उसको बोलते हैं अपसारी। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का जो प्रभाव है लगभग कितने सेकंड तक रहता है। जैसे देखिए कुछ चीज हम देखें, क्या दोस्तों, कुछ भी चीज हम अगर देख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है अपने आंख के रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो बना रहता है दोस्तों कितने सेकंड तक, चलिए आंसर कर दीजिएगा कितने सेकंड तक बना रहता है, सभी को आंसर करना है। तो ये बना दोस्तों 1/10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक बना रहता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, चलिए कर दीजिए आंसर। क्या करना दोस्तों, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। चलिए सभी को आंसर करना, क्या कर दोस्तों, सभी को राइट आंसर करना है। चलिए बताइएगा अवतल लेंस से, क्या अवतल लेंस से कैसा बनता है। चलिए तो एक चीज हम बता दें दोस्तों, अवतल लेंस से जो है ना आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। इसमें जो है दोस्तों ये बुक में जो दिया था इसमें स्टार लगा था, तो आपको हम बता दें वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है ना। तो इसका अगर ऑप्शन ई नंबर रहेगा तो इनमें से कोई नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है, इनमें से कोई नहीं लगाना है कि भाई वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। अब कहीं पर वास्तविक और आभासी दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, चलिए बताइएगा।
अवतल लेंस, क्या बताना दोस्तों आपको बताना अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए बताइए, तो ये बनाना दोस्तों किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं बताइएगा। तो ये बना दोस्तों आभासी, क्या बनाते हैं आभासी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है बताइएगा। अगर आपको आवर्धित चाहिए और आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो किसका प्रयोग करेंगे। चलिए सभी को राइट आंसर करना है कि किसी वस्तु का, क्या दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब अगर चाहिए तो किसका आप प्रयोग करोगे। तो चलिए बता दें, आप प्रयोग करोगे अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करोगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है। क्या, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र जो है किस दर्पण से अवलोकित होता है। चलिए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आंसर करते रहे सभी लोग। तो ये होता है दोस्तों उत्तल से, किससे होता है, उत्तल दर्पण से अवलोकित होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। चलिए बताइए, मतलब वो सदैव छोटी छवि बनाएगा। क्या पूछ रहा है, अगर आप उस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखोगे तो सदैव ऑल टाइम छोटी छवि बनाता है उस दर्पण का नाम, तो वो दर्पण होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। आप देखे होंगे गाड़ी में बैक पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गाड़ी में पीछे की चीज़ों का देखना है, बैक चीज़ों को अगर देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या है, छोटी छवि बनाता है। क्या बनाता है, छोटी छवि बनाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है बताइए। क्या दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21 नंबर। क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है क्वेश्चन नंबर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों बताइए। बताइए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। हर एक सेट में दोस्तों जितने भी सेट होंगे उसमें एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है, ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं बताइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किस में करते हैं, तो बता चुके हैं, पीछे को चीजों को देखने के लिए, मतलब पश्चदर्शी के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए, पश्चदर्शी के लिए प्रयोग करते हैं। पश्चदर्शी दर्पण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। चलिए, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है, क्या है चार में से आवर्धक लेंस किसकी बात कर रहा है, आवर्धक लेंस कैसा लेंस होता है बताइए। तो आवर्धक लेंस की अगर बात की जाए तो ये होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है। क्या, आवर्धक जो लेंस होता है वास्तव में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है वास्तव में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यित किया जाता है बताइएगा। किस रूप में व्याख्यित करते हैं दोस्तों, तो ये व्याख्यित करते हैं, आपको बता दें, उपयुक्त जो है तरंगदैर्घ्य का, जो दोस्तों उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, किस पर गिरे, उस पर जब गिरता है तब माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं बताइएगा। जो पीला लैंप होता है उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं, चलिए बताइए आंसर। पीले जो लैंप लगे रहते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो चलिए इसका बता दें राइट आंसर। पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये जो है कई बार आ चुका है, बताइए किसका प्रयोग करते हैं बताइए आंसर। तो ये प्रयोग करते दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, अधिकतर जो प्रयोग करते हैं दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, नियान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नियान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल, चलिए बताइए प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है बताइए। तो सबसे सशक्त बल की अगर बात की जाए प्रकृति में, वो नाभिकीय बल होता है। क्या होता है, सबसे सशक्त बल की बात की जाए नाभिकीय बल होता है। देखिएगा, नाभिकीय बल का जो प्रयोग कहाँ पर होता है अधिकतम, देखिए जब रेडियोधर्मी क्या होता है,
जब रेडियोधर्मी का उत्सर्जन होता है ना। और रेडियोधर्मी कब होता है? जब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो। क्या? जब प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं तो रेडियोधर्मी होता है। क्या दोस्तों? वो परमाणु रेडियोधर्मी होता है। क्या होता है? रेडियोधर्मी। वहाँ नाभिकीय बल होता है ना। तो क्या होता है? नाभिकीय बल के कारण क्या होता है? नाभिक का विखंडन होने जाता है। क्या दोस्तों? जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं या रेडियोधर्मी परमाणु होते हैं उनका नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय विखंडन होने का जो कारण है, नाभिकीय बल में असंतुलन हो जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, बताइए कब? प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया कब शुरू की जाती है? आंसर बताना सभी को। तो ये शुरू किया दोस्तों प्रकाश द्वारा। कब शुरू की जाती है? प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। ए नंबर। भाई प्रकाश ऑक्सीकरण है तो प्रकाश द्वारा शुरू किया जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? मतलब जो पेरिस्कोप होता है, क्या जो पेरिस्कोप होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। चलिए सभी को राइट आंसर करना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारदर्शी जो पेरिस्कोप है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है दोस्तों ये? तो ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? चलिए बताइए। परावर्तन नियम के अनुसार एक जो चीज होती है ना, जिसे परावर्तन होता है कैसे हम समझा रहे थोड़ी। देखिए मान लो ये एक सतह है, प्रकाश यहाँ से आई, प्रकाश यहाँ चली गई और ये हो गया आपका अभिलंब हो गया। क्या हो गया? ये आपका अभिलंब हो गया। क्या होगा दोस्तों? ये आपका अभिलंब। तो बता दे, अगर ये कोण अगर 60 है तो दोस्तों ये भी कोण 60 होगा। मतलब क्या है? ये आपतन है कोण है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब परावर्तन नियम से क्या अपन जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये चीज कहाँ पर लिखा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो ये लिखा है सी नंबर में। क्या लिखा है सी नंबर में? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए सभी को आंसर करना है, बताइए प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिनको भी पता है आंसर बताएंगे। तो चलिए आंसर बता दे। जो प्रकाशीय फाइबर होता है दोस्तों, क्या जो प्रकाशीय फाइबर होता है ये आपका किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? हीरा में। किसमें होता है? हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसमें दोस्तों? हीरा में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए हीरा क्या होता है? हीरा चमकदार होता है। क्या? हीरा चमकता है। लेकिन अगर हीरा की बात करें, हीरा धातु है कि धातु है? तो हीरा अधातु है, क्योंकि कार्बन अधातु है तो हीरा भी अधातु होगा। तो अगर यह पूछ ले कि हीरा क्यों चमकता है तो आपको बताना है हीरा का चमकने का कारण है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, देखिए आविष्कार से क्वेश्चन आ गया, एक दो क्वेश्चन पेपर में आते ही आविष्कार से। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कारक है दोस्तों नरिंदर कपानी जी हैं। कौन है? नरिंदर कपानी जी हैं ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। बी राइट होगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? बताइए बताइए। फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर काम करते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण घूर्णन? बताइएगा किसकी बात कर रहा है? ऑप्टिक्स की बात कर रहा है। क्या फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बताइए प्रकाशिक तंतु का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? चलिए आंसर बताइए। प्रकाशिक तंतु, तो देखिए तंतु का जो प्रयोग करते हैं ना, सूचना को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाना है तब प्रकाशिक तंतु का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है? संचार सेवा में। किसमें प्रयोग करते हैं? संचार सेवा में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जो आमाशय में मुंह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चलिए 34 का राइट आंसर बताइए, उसको क्या बोलते हैं? तो जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ना रेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलेंगे प्रकाशी फाइबर। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशी फाइबर बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना प्रकाश से रिलेटेड, लाइट से संबंधित सभी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, है ना। तो आंसर करते जाए सभी लोग। ये प्रैक्टिस, इसको क्या है ना आप प्रैक्टिस सेशन मानिए। जैसे क्वेश्चन आप देखो आंसर करो। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब, बताइएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए एक चीज हम बता दें आपको कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता कब है। देखिए जब प्रकाश दोस्तों, क्या, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यही पर हम लिख दे रहे हैं। क्या? जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगी। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब नहीं होगा? तो पानी से जब कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? पानी है विरल, कांच की अपेक्षा पानी क्या है? विरल है। तो पानी से कांच में जा रही है मतलब क्या हो रही है? विरल से सघन में जा रही है। तो यार विरल से सघन में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए एक जो जरूरी शर्त है हम आपको बता दें, जो प्रकाश है सघन से विरल में जाएगी तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो इसके लिए क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब नहीं होगा? जब पानी से कांच में जाएगा, क्योंकि पानी भाई विरल है, कांच सघन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, बताइए कैसा? जो अंतरिक्ष यात्री, जैसे आप अंतरिक्ष में आप जा रहे हैं, क्या अगर आप अंतरिक्ष में गए हैं तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? चलिए बताइएगा, अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, तो ये दिखाई देता है दोस्तों, काला दिखाई देता है। किस प्रकार दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किसको? अंतरिक्ष यात्री को। क्या दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? सेम क्वेश्चन पूछ दिया। तो अंतरिक्ष यात्री जो, अंतरिक्ष जो है, आकाश जो है ना वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देखिए क्योंकि जो अंतरिक्ष में है क्या ना, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। क्या? वायुमंडल जब नहीं रहता है तो जो वो है मतलब हर एक चीज़ काला दिखाई देता है जहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और जहाँ पर वायुमंडल है तो प्रकाश पड़ता है। तो वायुमंडल के जो कण है दोस्तों, वायुमंडल के कणों से प्रकाश जो है विसरित हो जाती है ना, उसका प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश किस कारण से नीला होता है? ये देखिए, ये तो फैक्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो बता दें आपको हम, आकाश नीला दिखाई देकर क्या होता है? जो वायुमंडल है दोस्तों, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के कारण, क्या? लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के कारण दिखाई देता है। क्या? नीला दिखाई देता है। क्या? आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो आकाश जो है आपका नीला दिखाई देता है। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना। क्या? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना, मतलब इस घटना को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस घटना को? क्या बोलते हैं? देखिए प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश में होते टोटल 7 रंग। कितने रंग होते हैं? प्रकाश में टोटल होते हैं 7 रंग, है ना। अब हमको आकाश नीला दिखाई दे रहा है, मतलब नीला का प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है। भाई कोई वस्तु किस, मतलब देखिए अगर मान लो बाटल, अगर ये बाटल लाल दिखाई दे रहा है तो कारण क्या है कि सभी प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, लाल प्रकाश को वो प्रकीर्णित कर रहा है, तो बाटल लाल दिख रहा है। कोई भी वस्तु अगर मान लो आप कोई वस्तु मान लो, टेबल अगर पीला दिख रहा है, टेबल क्यों पीला दिखाई दे रहा है? क्योंकि पीला प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहा है। क्या कर रहा है? पीला को क्या कर दोस्तों? प्रकीर्णित कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको समझना है। अगर कोई वस्तु काला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि काला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो सभी वस्तु को, क्या सभी रंगों को अवशोषित करता है। दो चीज़ जानिए, अगर कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा तो काला दिखाई देगा, अगर कोई वस्तु सभी रंगों को
प्रकीर्णित कर देता है तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछता आकाश में नीला रंग किसके कारण दोस्तों, तो नीला रंग होता है आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। किस कारण, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। चलिए ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स के ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है, बताइएगा। इंद्रधनुष के बनने के कारण, देखिए दो चीज़ों के कारण इंद्रधनुष बनता है। एक बार अपवर्तन होता है फिर परावर्तन होता है। किस कारण, एक बार अपवर्तन होता है फिर क्या होता है, परावर्तन होता है, तब इंद्रधनुष बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका डी, इसका राइट आंसर होगा। मतलब अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ये आपको समझना है। और इंद्रधनुष में अगर बात की जाए 7 रंग होते हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल का। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, बैगनी का। तो ये फैक्ट भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। चलिए बताइए, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, आपको बताना है। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, इंद्रधनुष कब बनता है, जैसे जिस समय बरसात होती है। क्या दोस्तों, जिस समय बरसात होती है ना, उस समय इंद्रधनुष बनता है। तो कैसे बनता है देखिएगा, जो जल की छोटे छोटे बूंदें आती है ना, जल की जो छोटे छोटे बूंदें आती है, प्रकाश से टकराती है। क्या, प्रकाश से जब टकराती है दोस्तों, तो क्या होता है, उसका अपवर्तन और परावर्तन होता है। तो क्या होता है, दो चीज़ होती है, अपवर्तन होता है और परावर्तन होता है, तब इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। और इंद्रधनुष सदैव क्या बनता है, वर्षा के मौसम में, क्या, वर्षा ऋतु में बनता है इंद्रधनुष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश, बताइए। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तो अभी बता चुके हैं दोस्तों हम। इसका आंसर मतलब सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ी से क्वेश्चन बदला है। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है और परावर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को देखो, उसके बाद आप तुरंत आंसर करो, क्योंकि इसको अपना प्रैक्टिस सेशन मानिए। क्या मानिए आप, प्रैक्टिस सेशन मानिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में बताइएगा इन 4 में से कौन सा गलत कथन का चयन करना है। क्या करना है, गलत कथन का चयन करना है। चलिए बता दीजिए गलत कथन कौन है, बताइएगा। तो चलिएगा पहले हम ये देख लें कि सही कथन कौन है, फिर हम गलत कथन का चयन करेंगे। देखिए पहला देखिए, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश होता है। देखिए सबसे अंदर जो होता है ना, बैगनी होता है, ये सही है। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुका होता था, हाँ पृथ्वी को थोड़ी झुका रहता है, सही है। आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल होता है। देखिए सबसे जो बाहर की ओर होता है लाल, अंदर की ओर बैगनी, तो बाहर की ओर क्या होता है, लाल, ये भी सही है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में लाल होता, नहीं, ये अंदर के रूप में क्या होता है, बैगनी, पहले बताया है। तो भाई ये गलत है, तो यही तो पूछा है कौन सा गलत है, तो डी नंबर राइट होगा। क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए बताइएगा, संक्रमण आयन है किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये अवशोषित कर, जैसे दृश्य क्षेत्र जो होता है ना, क्या, जो दृश्य क्षेत्र होता है, क्या दोस्तों, जो विजुअल एरिया होता है, दृश्य क्षेत्र में जो है प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। सी सर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। और पहले हम बता देते हैं, बता रहे हैं आपको कि घटना चक्र के सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, है ना। ये देखिएगा रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं, है ना। देखिए सभी क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना, कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, बताइए। दूर की चीज़ों को देखने तो क्या प्रयोग करोगे, पार्थिव दूरदर्शी। किसका प्रयोग करोगे, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। किस करेंगे, पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट होगा। क्या, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। किसका प्रयोग किया था दोस्तों,
तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है जो अपन प्रयोगशाला में करते 9th-10th में जब थे अपन, तो क्या कर रहे थे, एक प्रिज्म लेते थे, प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते थे तो 7 रंगों में क्या होता था, विभाजित होता था। तो क्या हो जाएगा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में अगर विभाजित करना तो क्या प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। इजी क्वेश्चन है, डी नंबर राइट होगा। देखिए एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करना है। क्या दोस्तों, प्रकाश का परिक्षेपण करना है, क्या करना है, प्रकाश का परिक्षेपण करना, तो किसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर, किसका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तरण ताल, क्या दोस्तों, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण। जैसे देखिएगा, आप तालाब गए होंगे, ऐसा तालाब मतलब जिसके पानी एकदम साफ हो, साफ पानी में आप देखोगे ना, तालाब की पानी एकदम साफ है, आप उसमें देखोगे ना तो ये लगेगा कि कम गहराई, मतलब उसकी जो ज़मीन का स्तर है वो आपको दिखेगा, लगेगा बहुत कम गहराई है। लेकिन अब जब उसमें जाओगे उसके अंदर तो बहुत गहरा रहता है, मतलब जो उसका ज़मीन है नीचे वाला भाग वो थोड़ी उठा हुआ रहता है। तो यही चीज़ें पूछा है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, कारण क्या होगा। तो इन सभी का जो कारण होता है दोस्तों, अपवर्तन कारण होता है। क्या होता है, अपवर्तन का कारण होता है। क्या होता है अपवर्तन कारण, जैसे एक बात और बताएं, एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, और पानी भरने के बाद आधा पेन जो है, आधी पेन जो है पानी में डूबा रहे और आधी पेन बाहर रहे, तो जो वाला भाग डूबा रहता है देखिएगा वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। आप तालाब में देखोगे, अगर तालाब में आप मछली को देखोगे ना तो मछली थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इसलिए बोलते हैं अगर निशाना लगाना है मछली में तो मछली के नीचे निशाना लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण मछली ऊपर दिखाई देती है, मछली जो है थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इसलिए बोलते हैं मछली के नीचे निशाना लगाना चाहिए। तो इसका तो ए हो जाएगा। तो अपवर्तन के बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे मतलब उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। यही देखिए, मतलब कोई भी चीज़ अगर कम गहरा दिखाई देता है, कोई भी चीज़ उठा हुआ दिखाई देता है, तो सबका कारण जो है आपको क्या बताना है, सबका कारण आपको बताना है, अपवर्तन बताना है। क्या होता है ना दोस्तों, सभी का कारण आपको अपवर्तन बताना है। तो क्या होगा इसका, ये होता है दोस्तों अपवर्तन के कारण। किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट के दोस्तों, ताप बजट की सही व्याख्या करता है, बताइए। ताप बजट की सही व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिए, जिनसे भी आता है कमेंट में आंसर करते रहें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। क्या, आगत विकिरण और निर्गत विकिरण का संतुलन है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बता दें 100+ क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं, और डेली आपके दोस्तों घटना चक्र स्टार्ट कर दिए हैं। पूरे घटना चक्र का हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी किसका क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी फिजिक्स के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जितने ज़्यादा दोस्त मतलब जितने आप ज़्यादा आप शेयर करोगे, है ना, तो डेली लाया जाएगा। क्या है, शेयर करने से, लाइक करने से मोटिवेशन आता है, इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और चैनल में पहली बार विजिट अगर किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।